नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से जुड़ी तमाम जानकारी लेकर हम हाजिर हैं कोरोना अपडेट के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना को लेकर देश दुनिया की क्या है ताज़ा परिस्थिति। साथ ही हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से समझेंगे कि वर्तमान हालातों में कोरोना के नए वेरिएंट से आप अपना, अपने परिवार का और अस्पतालों में भर्ती मरीजों का बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे सतर्क और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोरोना अपडेट की। कोरोना की तीसरी लहर, मौजूदा परिस्थितियों और कोविड से बचाव को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो विशेषज्ञ मेहमान। डॉक्टर राजेश गर्ग, सदस्य कोविड-19 टास्क फोर्स एम्स। डॉक्टर राजेश गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी हैं, कम्युनिटी मेडिसिन PGIMER चंडीगढ़। प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, ये जो जानकारी आ रही है डॉक्टर राजेश गर्ग कि मामले घट रहे हैं लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसको कैसे समझा जा सकता है? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। अगर हम देखें अभी जो जितने हमारे पास नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, पीक बहुत एक स्टीप राइज गया था। नंबर ऑफ केसेस ऑल ओवर इंडिया या बाहर की बात करें तो बहुत तेजी के साथ बढ़े थे जी। और क्योंकि इसका जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है अभी, जो ज्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है अभी, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, तो ये बहुत स्टीप राइज किया। और ये एक नॉर्मल फिनोमिना रहता है कि जो भी इन्फेक्शन बहुत स्टीप राइज करता है तो उसी वेव से वो वापस भी आएगा, क्योंकि एक कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक शार्प फॉल भी करेगा। तो ऐसा लगता है कि इतना शार्प राइज हुआ था, तो अभी एक प्लेटो फेज दिखाई दे रहा है कि इसका कि ओमिक्रॉन कोविड इन्फेक्शन का एक प्लेटो फेज आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में या एक दो सप्ताह के अंदर नंबर ऑफ केसेस काफी कम होने की उम्मीद की जा सकती है। जी जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं तो हमें कोई भी अभी कोताही बरतनी होगी। जितने भी हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं या वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो जिनको भी वैक्सीनेशन नहीं लगा वो जरूर लगवाए। इन्फेक्शन हो गया है या वैक्सीनेशन भी लगा हुआ है तो उसके बावजूद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बार बार स्ट्रेस देते हैं उसको जरूर फॉलो करना है आने वाले कुछ सप्ताह महीनों तक, ताकि ये इन्फेक्शन दोबारा होने का एक रिस्क रहता है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। जी, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जिज्ञासाएं भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी, यहाँ पर एक जुड़ा हुआ विषय मैं आपसे उसकी जानकारी हासिल करना चाहता हूँ कि आर वैल्यू भी समय के साथ घट रही है, 4 से लगभग 2 पर पहुंच गई है, तो ये क्या अच्छा साइन नजर आ रहा है? आर वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूरा अच्छी तरह से कंट्रोल किया। आर वैल्यू जो होती है कि एक जो इन्फेक्टेड बंदा कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आर 2 के बराबर है तो एक इन्फेक्टेड बंदा 2 लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है कि, लेकिन अगर हमें पूरा तरह से कंट्रोल करनी है इन्फेक्शन, तो उसके लिए हमें आर की वैल्यू जो है वो 1 से नीचे आएगी, तभी हम कह पाएंगे कि ये कंट्रोल हो गई है, कि ये अपने आप इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। जी जी। लेकिन बड़ी बात, लेकिन प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी, बड़ी बात ये कि किन परिस्थितियों में ये आर वैल्यू बढ़ती है और किन परिस्थितियों में घटना शुरू हो जाती है? और बढ़ती तब है कि जब हमारे पास बहुत सारे लोग अनइन्फेक्टेड मिलेंगे, जिसको इम्यूनिटी नहीं है या जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको कि हमें इन्फेक्शन फैलाने की चांसेस ज्यादा होता है, तब आर वैल्यू बढ़ती है। जहाँ पे लार्ज गैदरिंग होती है वहाँ बिना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के वहाँ पे स्प्रेड ज्यादा होती है। इस तरह की सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स अगर कुछ होता है तो उस समय पे हमारा आर वैल्यू बढ़ती है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करेंगे और तो हमारा आर वैल्यू कम होगा, क्योंकि अभी जो पर्टिकुलर अभी जो चल रही है ओमिक्रॉन, उसके अगेंस्ट हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन करने के लिए हमारा वैक्सीन इतना सक्षम नहीं है, तो उसमें एफिकेसी नहीं है। तो कि इसलिए कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स पे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, तभी हम आर वैल्यू को नीचे लेके आ सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर राजेश आपने कहा अभी कि सबको वैक्सीनेट होना चाहिए, और हमने देखा कि 2 नई ड्राइव पिछले दिनों शुरू हुई हैं। एक प्रिकॉशन डोजेज लगाना शुरू हुआ है, दूसरा तरुणों को भी
15 से 18 बरस के तरुणों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। क्या एक वजह यह भी हो सकती है आर वैल्यू डाउन होने की या कम होने की? आई थिंक काफी सारी वजह रही हैं कि क्योंकि पहले 2 वेव्स हमारे इंडिया में आ चुकी है, काफी लोग इन्फेक्टेड भी रहे हैं। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है वो कुछ समय के लिए परसिस्ट करती है, और वैक्सीनेशन का दौर तो बहुत अच्छा चल ही रहा है। काफी करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, काफी लोगों को तो 2 वैक्सीन भी लग चुकी है। आई थिंक ये डेफिनेट रीजन है जो इस तरह के जो इन्फेक्शन के रेट्स हैं वो कम हो रहे हैं। और साथ में लेकिन अगर हम देखें कि वैक्सीन लगना या केस कम होना, जैसे डॉक्टर लक्ष्मी ने भी बताया, हमें बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो ना करें। हम ये बार बार इस चीज को बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक बूस्टर डोज लग गया है किसी को, या 15 से 18 साल वाले बच्चों को एक वैक्सीन का डोज लग गया है, या जिनको 2 वैक्सीन के डोज लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। डेफिनेटली फायदा ये है कि जब किसी को इस तरह से डोजेज लग जाते हैं तो उनकी सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करें, वैक्सीन भी लगवाएं। अभी तक जितना हमारे पास डेटा है, बहुत कॉन्क्रीट डेटा तो नहीं है कि जो वैक्सीन बनाए गए थे शुरू में वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कितना इफेक्टिव रहेंगे, बट ऐसा लगता है कि जिनको भी ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है अभी, उनकी सीवियरिटी बहुत कम है। कंपैरिजन करें नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स का प्रेजेंट वेव में और फर्स्ट और सेकंड वेव में, तो सीवियरिटी ऑफ पेशेंट इज मच लेस। तो इसका मायने या तो वायरस में कुछ चेंजेस आए हैं, या उन पेशेंट्स को पहले का इन्फेक्शन है या जो उनको इम्यूनाइजेशन लगा है उसका भी एक पॉजिटिव बेनिफिट जी। एक डाटा जो उपलब्ध है डॉक्टर राजेश, एक डाटा जो उपलब्ध है वो उपलब्ध डाटा ये कहता है कि जो इस दौरान यानी तीसरी वेव के दौरान जो मृत्यु हो रही है कोरोना से या ओमिक्रॉन से, उसमें से ज़्यादातर 73% से ज़्यादा वो मरीज हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है, वैक्सीन नहीं लगवाई है। दूसरी 23% वो से ज़्यादा प्रतिशत है वो मरीज हैं जिन्होंने केवल एक ही डोज लगवाई है। तो अगर कारगर नहीं होती है तो ये डाटा सामने नहीं आता। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए अगर हम देखें, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बार बार ये चीज बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगवाइए। और सिर्फ वैक्सीनेशन या बूस्टर का डोज भी आ गया, बिकॉज जब हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद उसका टाइटर्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अभी बूस्टर का भी शुरू हो गया है कि जो जिन व्यक्तियों को कोमोबिडिटीज है, काफी बीमारियां है, एज है या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो बूस्टर डोज भी लगाए ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। और अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो उसमें ऑब्वियसली, जैसे आपने भी बताया, डेटा जो अभी आ रहा है कि सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शंस बहुत कम है। जो डेथ्स हो रही है वो ऐसे पेशेंट्स में बहुत कम है जिनको पूरा वैक्सीनेशन का शेड्यूल 2 डोज लग चुके थे। तो इसीलिए जो भी जहां भी जिसको भी जो मौका मिल रहा है, और जो सरकार की तरफ से पॉलिसीज बनी है बूस्टर डोज की, जिसको भी जहां भी मौका मिलता है अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं और साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का भी फॉलो करें। जी जी। प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी, एक मांग ये उठने लगी है कि फ्रंट लाइनर्स के अलावा और जिनको गंभीर बीमारी है उनके अलावा भी सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज जो है खोल देनी चाहिए या अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो क्या अगर ऐसा होता है, और ऐसा संभव है क्या, एक बात पहली, और दूसरा ऐसा होता है तो क्या और जोरदार तरीके से हम इस तीसरी लहर से लड़ पाएंगे? आई थिंक प्रोफेसर जी, जो बात उठाई है फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स या इनकी, कि अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। आइदर हमें पूरा पॉपुलेशन को 2 डोसेस से सैचुरेट करें या हम बूस्टर डोज शुरू करें। तो हमें इंपॉर्टेंस पहले उनको देनी चाहिए जिसको बिल्कुल वैक्सीन नहीं मिला है, और उनको 100% कवर करनी चाहिए। उनको कवर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारी जो हाई रिस्क वाले हैं उनको हमने प्रिकॉशनरी डोज से अभी कवर कर रहे हैं, एंड देन जो लो रिस्क वालों को आने वाले दिनों में हम प्रिकॉशनरी डोज से कवर कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर वे में कि इमीडिएटली सभी को देने की बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज देने की जरूरत नहीं है। जी, ये तो हुई कि हमें ये संक्रमण ना हो। अभी एक दवा आई है मोल्नुपिरेविर, माना जाता है ये दवा अगर आपको कम और मध्यम दर्जे का अगर इन्फेक्शन होता है
तो इस दवा के 5 दिन का डोज लेने के बाद वो इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। आप होने के बावजूद भी अपने कोरोना का ठीक कर सकती हैं। पहले इसको छूट दे दी गई, तक शायद 25 दिसंबर या 23 दिसंबर को हरी झंडी दी गई इस दवा को। फिर उसके बाद गाइडलाइन नई जारी की गई, उसमें इसको समाहित नहीं किया गया। आखिरकार ऐसा क्यों, डॉक्टर राजेश? देखिए, जो ये जितना भी हमारे पास स्टडीज आ रहा है वो सब एक डेटाबेस रहता है, और जिस तरह से माइल्ड सिम्टम डिजीज है, अगर हम सेकेंड वेव की बात भी करें, गाइडलाइंस बताई गई थी, फिर भी कुछ ड्रग्स का एक्सेसिव यूज किया गया। अगर हम अभी का पेशेंट प्रोफाइल देखें, पेशेंट प्रोफाइल के अंदर जिस तरह से माइल्ड डिजीज होती है, तो ये इस तरह की ड्रग्स उनको इंडिकेटेड नहीं है। तो इसी वजह से अगर हम स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को अगर हम असेस करते हैं, तो उसमें ये सारी दवाई इंडिकेटेड नहीं है। उसमें जस्ट एक सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट रहता है कि अगर थोड़ा सा बुखार है तो बुखार की दवाई ले लें, अपना खाने पीने का अच्छा सा ध्यान रखें, रेस्ट करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, स्टीम गार्गल्स। तो ये जो बेसिक चीज है, इसका मिसयूज बचाने के लिए कि आप ये दवाइयां ऐसे नहीं कि माइल्ड पेशेंट्स को दे दिया जाए, जो कि हमने कुछ पेशेंट्स देखे थे सेकंड वेव्स के अंदर। स्टीरॉइड्स की बात करें, सो काफी सारे पेशेंट्स माइल्ड डिजीज में भी स्टीरॉइड्स अपने होम बेस्ड ले रहे थे, जिसकी वजह से उसके कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं हमेशा। क्योंकि ये सारी जो दवाइयां हैं, ऐसा नहीं है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा जी। लेकिन डॉक्टर राजेश, मैं बात कर रहा हूँ मोलन्यूपिरेविर की बात कर रहा हूँ, जिसको बाकायदा प्रमाणित किया गया कि ये दवा आपको कोरोना होने के बाद भी ठीक कर सकती है या ठीक करती है। उसमें हमें देखना होगा, एक बार हमारे पास डेटा तो आ जाने दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिसर्च बेस्ड स्टडीज तो हमारे इंडिया से भी चल रही है, तो एक कुछ डेटा आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम कोई दवाई यूज करना चाहते हैं किसी एक जगह पर, अगर बाहर किसी देश में उसको प्रमाणित किया गया और उसको हम इंडिया में यूज करना चाहते हैं, तो एक प्रोसेस रहता है जिसमें ड्रग कंट्रोलर उसको कुछ रिसर्च बेस पे शुरू करते हैं, कुछ डेटा सेफ्टी प्रोफाइल देखते हैं। क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड का, अगर हम भारत को कंपेयर करें वेस्टर्न पॉपुलेशन में, अगर आपने देखा होगा फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के अंदर कितना डिफरेंस था वहां के डेमोग्राफी और आउटकम में और हमारे डेमोग्राफी और आउटकम में। सो उसको मायने रखते हुए ऐसा नहीं है कि अगर जो डेटा हमें वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कंट्रीज से मिला, हम उसी को मानते हुए करें, तो उसमें भी एक दिक्कत होती है। एक साइंस है इसके पीछे। प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी, मैं ये बात कर रहा हूँ, जिस दवा का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, वो दवा हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित की गई थी। ठीक है, तो उसको हम एक रिसर्च, मैं प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी से एक राय ले लेता हूँ। हाँ जी जी। देखिए कि अभी हमारे पास बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो रही है, तो कि हम जितना दवाइयाँ कम यूज कर सकते हैं उतना बढ़िया है। तो इसीलिए फिलहाल अभी उसकी इतनी जरूरी नहीं है। अगर हमारा सीवियर इन्फेक्शन या माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन अगर ज्यादा हो रहा है, तो वहां तक स्टेज जाने से पहले प्रिवेंट करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। हमारे अभी जो इस पर्टिकुलर कहर में, इस पर्टिकुलर वेव में जितने भी इन्फेक्शन है माइल्ड है, तो हम ये दवाई लेने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। और एक खबर ये भी आ रही है, अभी बहुत पुष्ट नहीं हो पाई है खबर, अब 15 से 18 वर्ष के तरुणों के अतिरिक्त 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की बात कही जा रही है। कितनी सही जानकारी है, एक बात, और अगर ऐसा होता है तो कितना लाभ मिल पाएगा इस लड़ाई में हमें? अभी जो है कि फिलहाल की जो अभी हम जो वैक्सीनेशन कर रहे थे उनको ऊपर ध्यान देनी है। स्लोली बाकी एज ग्रुप्स में अगर जरूरत पड़े तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वे में अभी वैक्सीन देने से या एक्सपैंड करने से ये वेव को कम करेंगे, वैसे नहीं है। इट इज हाईली इन्फेक्टिव और माइल्ड इन्फेक्शन से, और अनदर 15 दिन में ये वैसे ही अपने आप 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर ये अपने आप ही नीचे आ जाएगी वेव। जितना तेजी से बढ़ी है उतना तेजी से नीचे आते भी है इन्फेक्शंस। तो इसलिए हमें कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। जी जी, यहाँ पर वेव कम होने की बात कही जा रही है डॉक्टर राजेश गर्ग, और IIT कानपुर के कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि 23 जनवरी ये तीसरी लहर अपने चरम पर होगी और उसके बाद इसका जो है ढलान शुरू हो जाएगा। कितनी सही लगती है ये जानकारी? अभी के डेटा से लगता है कि आई थिंक ये सब प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं, बट जिस तरह से वेव पीक पे गई है, उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर उसी स्टीप तरीके से ये वापस भी आएगी और फिर केसेस काफी कम हो जाएंगे। तो आई थिंक प्रेडिक्शन ठीक ही लगता है, लेकिन साथ में प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि प्रेडिक्शन तो एक मैथमेटिकल मॉडल होता है। अगर हम उसी तरह से अगर आप देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लॉकडाउन की जरूरत है, बट जो लॉकडाउन का जो पर्पस था बेसिकली ये था कि हम उस इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो फॉलो करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग,
होम आइसोलेशन जो इन्फेक्टेड है, अगर हम ये सारे फीचर्स फॉलो करेंगे तो वो प्रिडिक्शन फॉलो करेगा। अगर हम उसको फॉलो नहीं करने वाले तो प्रिडिक्शन तो एक मैथमेटिकल मॉडल है। अगर हम अभी सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दें, पार्टी शार्टी शुरू कर दें और बाहर मूव करना शुरू कर दें, मास्क हटा दें, तो ये वेव फिर दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि उसका जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है उनको भी इन्फेक्शन तो हो ही जाएगा। तो क्या माना जाए डॉक्टर राजेश, विशेष रूप से अगर रहेगा तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में केसेस काफी कम हो जाएंगे। जी, विशेष रूप से अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, यहाँ पर केसेस कम हो गए हैं, काफी मामले घट गए हैं और हमने देखा कि काफी जो है कदम भी उठाए गए हैं। यहाँ पर जो है 50% कर दिया गया है हाजिरी जो है सरकारी कार्यालयों में। इसके अलावा प्राइवेट तो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। सैटरडे संडे का पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा कदम माना जा सकता है जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में विशेष रूप से केसेस कम हुए हैं? देखिए, मैं इसको ये तो नहीं कहूंगा बड़ा कदम है कि नहीं है। अगर हमारे ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम उसको खुद फॉलो नहीं करते हैं। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप बाहर मार्केट में नहीं जाइए, मार्केट बंद करने की जरूरत है, ऑडी बंद करने की जरूरत है। जब हम उसको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं तभी इस तरह की इम्पोजिशन शुरू होती है। अगर मन से हम ये सारी चीजें फॉलो करें तो आई थिंक ये रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और इफेक्ट हमें वैसा ही आएगा। तो आप उसको किसी भी तरीके से ले लीजिए, वेदर इट्स अ पॉलिसी मैटर्स, whether you have to impose something, या फिर हम अपने अंदर से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करते हुए वो सारे फॉलो करें, तो इफेक्ट तो दोनों का सेम ही रहेगा। प्रिंसिपल सेम है दोनों का, सोशल डिस्टेंसिंग, होम आइसोलेशन ऑफ दी सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, वियर द मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, अवॉइड गैदरिंग्स। सो प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है। आप किस तरह से फॉलो करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। जी जी, प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी, यहाँ पर एक जानकारी और भी आ रही है कि जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं इस वेव में, उसमें खांसी, जुकाम और खराश होना गले में, और माना जा रहा है कि अगर 5-7 दिन से ज़्यादा किसी को कोरोना ठीक होने के बावजूद भी खांसी रहती है तो वो टीबी हो सकती है। तो क्या जांच करानी चाहिए टीबी की ऐसे मरीजों को जिनको ये संक्रमण समाप्त होने के पश्चात भी लगातार खांसी बनी हुई है? अगर यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन होने के बाद ये ड्राई कफ जो होती है वो कभी के बार इरिटेशन की वजह से, गले के इरिटेशन की वजह से 2-3 हफ्ते भी इवन वायरल इन्फेक्शन फीवर वगैरह ठीक होने के बाद होता है। उसके बावजूद उनको कि किसी को खांसी हो रही है और उनको टीबी के लिए जांच करना जरूरी है, स्पेशली अगर वो प्रोडक्टिव कफ होती है, कफ के साथ बलगम वगैरह आती है, तो उनको डेफिनेटली अगर 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी है और बलगम आ रही है तो उनको जांच कराना जरूरी है। अगर सिंपल ड्राई कफ है, इरिटेशन की वजह से है, तो उनको कि अभी कुछ दिन वेट करके अगर परसिस्टेंट है तब चेक करवा सकते हैं। जी जी, इधर हम लोगों ने जिक्र भी किया अभी प्रिकॉशन डोजेज का। ये प्रिकॉशन डोजेज का की जो गति है प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी, आपको लगता है कि ये संतोषजनक है या इसको और भी ज़्यादा तीव्रता प्रदान करना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा? वो अभी जो प्रिकॉशनरी डोजेस है जो वो हम डिस्क्रिशनरी छोड़ सकते हैं कि लोगों के ऊपर, क्योंकि अभी हम ऑलमोस्ट लगभग अगर हम देखेंगे काफी जगह पे ऑलरेडी काफी लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। ठीक है कि अभी हम वैक्सीनेशन जो अभी हम फिलहाल ये फ्यूचर के लिए काफी यूजफुल है। अभी इस पर्टिकुलर वे में इसको बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा 14 डेज और लगेगा। आज के दिन पे भी हम बूस्टर डोज लगाएंगे, उसके इफेक्ट आने में हफ्ता 10 दिन लगेगा। तब तक वैसे ही इन्फेक्शन हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड में शुरू हो सकते हैं। तो इसीलिए कि टू अवॉइड इन्फेक्शन, ओवरक्राउडिंग हमें प्रिवेंट करनी चाहिए हमारा वैक्सीनेशन सेंटर्स में, क्योंकि कि हमारा वैक्सीनेशन सेंटर्स खुद वो एक फोकस ना बन जाए इन्फेक्शन स्प्रेड करने की या किसी चीज की। इसलिए ओवरक्राउडिंग कम करने के लिए कि हम जिस स्पेस में अभी चला रहे उस स्पेस में हम वैक्सीन सभी को कवर कर लिया तो बेटर है। एंड खास करके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो होते हैं उनको हम पहले अगर वैक्सीन दे दिया जाए तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। जी जी, समय थोड़ा सा समाप्त होने वाला है कार्यक्रम का। डॉक्टर राजेश गर्ग, क्या कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान परिस्थिति को लेकर, और क्या कुछ संदेश हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से तमाम दर्शकों को, तमाम भारतवासियों को देना चाहेंगे?
सभी दर्शकों को बस यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस संयम से आपने पिछले कुछ महीने फर्स्ट वेव सेकंड वेव में पूरा सहयोग किया एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, उसी संयम को और उसी पैनिक सिचुएशन को ना क्रिएट करते हुए उस संयम को रखें और स्वस्थ रहे, सेफ रहे। जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को हमेशा वैक्सीनेशन की 2 डोज तो लगवाएं। जो भी एलिजिबल न्यू पॉलिसीज आती हैं बच्चों के लिए या बूस्टर डोज का जो भी पॉलिसी आता है उस वैक्सीनेशन को भी आगे बढ़ के लगवाइए, क्योंकि उपलब्ध संख्या में काफी जगह है, तो आप उसको जरूर उसका बेनिफिट लीजिए। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स ना सिर्फ आपको फॉलो करना है, कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास बिकम लाइक एन एम्बेसडर and try to create that awareness of COVID appropriate behavior among the community. So let's work for a good nation and let's contribute for a good nation. जी, आपने तो लोगों को ये संदेश दे दिया है और आपने अपील भी की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 15 से 18 बरस के तरुणों को जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है वो उसकी गति ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे अभिभावक ये कह रहे हैं कि अभी क्या रिएक्शन होता है इस वैक्सीन का, उसके परिणाम देख ले, उसके बाद ही हम कोई कदम उठाएंगे कि अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाना है या नहीं करवाना है। तो ऐसे अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर राजेश? नहीं, मैं देखिए, वैक्सीन के डोज पूरे विश्व में इतने ज्यादा लग चुके हैं और सारी वैक्सीन जितनी भी डेवलप हुई थी काफी सेफ्टी प्रोफाइल तो हो चुका है, करोड़ों में वैक्सीन लग चुके हैं। सो आई थिंक अगर हम 18 साल की बात करें, 19 साल वालों को तो लगा ही है ना, काफी 19-20 साल का लगा हुआ, करोड़ों में वैक्सीन लगा है। तो अभी तक हमें ऐसा कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिला, तो आई थिंक घबराने वाली जरूरत नहीं है। और अगर पॉलिसी देखें, इसीलिए देखिए आप, सेफ्टी हमेशा किसी भी रिसर्चर का या किसी भी पॉलिसी मेकर में हमेशा पैरामाउंट रहता है, इसीलिए 15 से 18 का एज चूज किया गया। और अभी तक जितने भी वैक्सीन लगे हैं सारे को एक फॉलोअप किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे बच्चे तो थोड़े छोटे हैं, बट वो भी पूछ रहे थे कि वैक्सीन कब लगेगा। मैंने कहा जब भी पॉलिसी आएगी आपको सबसे पहले लगवाएंगे। तो अगर हम लोग लगवा सकते हैं, 10 साल 12 साल में वेट कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों को भी लगे वैक्सीन, तो आई थिंक बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी प्रोफाइल इज वेरी वेल टेस्टेड एंड स्क्रूटनाइज्ड एंड crores of vaccine has been put up, so don't worry, go ahead and get it done। तो जिसके फायदे बहुत सारे हैं। हल्का फुल्का जो आपको साइड इफेक्ट लगता है ना कि आधे दिन, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बुखार रहा था, थोड़ा सा हाथ में जहाँ इंजेक्शन लगता है दर्द, तो टेम्परेरी फिनोमिना होता है। बट अभी जैसे आपने भी बताया कि डेटा देखिए ना कि जिनको वैक्सीन लगा हुआ था उनको सिवियरिटी ऑफ डिजीज कितना कम रहा, वो हम देख ही रहे हैं। सेकेंड वेव में भी देखा हमने ये चीजें। जिनको बूस्टर डोज लग रहा है उम्मीद करते हैं कि उनको भी कम रहेगा। तो जो बेनिफिट है, डेथ रेट कम हो गया जिनको वैक्सीनेटेड लगे हुए थे, ये डेटा तो हमारे पास उपलब्ध है ना। तो इतना डेटा हमारे पास मिल गया है, सेफ्टी प्रोफाइल हमें ऑलरेडी करोड़ों वैक्सीन का हमारे पास है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी चीज की चिंता करनी चाहिए। एक चीज जो हमें फायदा दे रही है उसको आगे बढ़ के लगाना चाहिए, हमें इस तरह के डाउट्स ना ही क्रिएट करने चाहिए। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली सेफ ड्रग in the present pandemic, and all of us must contribute proactively to get ourselves, our kids, our family members vaccinated at the earliest। जी, प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी, WHO ने कहा है कि कोरोना कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। पहले उसका ये दावा था कि 2022 तक कोरोना समाप्त हो जाएगा, और अब नए सिरे से कहा जा रहा है कि ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है, बड़ी मुसीबत बन गया है, या फिर हमने देखा कि 100 बरस पहले इस तरीके से एक बीमारी आई थी और वो भी महामारी के तौर पर फैल गई थी, लेकिन बाद में वो आम बीमारी की तरह हो गई है। किसी को हो जाती है तो उसको दवा दे दी जाती है, वो ठीक हो जाता है। तो क्या माना जाए, आने वाले समय में कोरोना भी ऐसा ही हो जाएगा? आने वाले समय में कि कोरोना भी वैसे ही हो जाएगा कि जैसे जैसे जनरेशंस पास होते रहते हैं, वायरस म्यूटेट होके कि थोड़ी वीक बन जाती है और ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे अभी हम ओमिक्रॉन में देख रहे हैं। तो होप यही है कि आने वाले कुछ सदियों में ये कॉमन फ्लू की जैसा हो जाती है कि होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और दूसरा कि जो WHO ने जो दावा किया वो सही है, क्योंकि अगर हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करनी है तो वैक्सीनेशन कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, तो वहां पे म्यूटेशंस की चांसेस होती है, स्प्रेड की चांसेस होती है और ग्लोबल थ्रेट होती है। तो जब तक हम वैक्सीन इक्विटी, मतलब पूरा दुनिया में सभी को वैक्सीन नहीं मिलता है, तब तक ये वाली थ्रेट हमारे ऊपर मंडराती रहेगी। तो जब भी हम पैंडेमिक को अच्छी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, जब हम वैक्सीन इक्विटी हमें
मिले, कि मतलब पूरा दुनिया में सभी को वैक्सीन मिले और सब लोग वैक्सीनेटेड हो, तभी हम इसको खत्म करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी, लेकिन उसके पश्चात भी बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी होगा, जैसा कि डॉक्टर राजेश गर्ग ने भी कहा कि समय के साथ साथ उस डोज की जो है इंटेंसिटी वो थोड़ी सी कम होने लगती है, तो इसलिए आने वाले समय में बूस्टर डोज के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। हाँ जी जी, चलिए, प्रोफेसर पीवीएम लक्ष्मी आपका और डॉक्टर राजेश गर्ग आपका, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। शुक्रिया जी, थैंक। इसी के साथ आज कोरोना अपडेट में इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि कोरोना को हम सब मिलकर ही हरा सकते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। कल फिर कोरोना अपडेट में आपसे भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।